मेरी शादी के बस कुछ ही दिन बाकी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी शादी एक बहुत अमीर इंसान से हो रही थी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मैं अपने घर का इकलौता बेटा था जिसकी एक बूढ़ी माँ थी और दो बिन बिहाई बहनें थी जिनकी मैं जल्द ही शादी करवा कर उनसे जान छुड़वा सकती थी और फिर उसके बड़े घर में आराम से राज कर सकती थी। मैं दिन रात मलिका बनने के ख्वाब देख रही थी क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घर से था और अपनी खूबसूरती और रंग रूप की वजह से मेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही थी कि मुझे खुद पर बहुत गुरूर था। लेकिन उस रिश्ते ने मुझे अफसोस करने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि मेरी फूफो जिनकी वजह से ये शादी हुई थी, मैं उनसे भी बात नहीं करती थी। मैं किसी से बात करना भी गवारा नहीं करती थी। मेरे रिश्ते को कुछ ही दिन हुए थे, मेरी नंदे मुझसे मिलने के लिए घर आ गई। मुझसे तो उनसे भी मुस्कुराकर बात नहीं की गई क्योंकि वह सारी आम और मामूली शक्ल वाली थी। मैंने सोचा जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा मैं उन दोनों की शादी करके इन दोनों से छुटकारा कर लूंगी। शादी के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया था और ये 6 महीने पलक झपते ही गुजर गए थे। मेरी और अरीब की एक बार ही मुलाकात हुई थी जो मेरे माँ बाप ने आमने सामने कराई थी। अरीब एक गबरू और जवान मर्द था और उससे शादी करना किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। मैं अपनी खुशकिस्मती पर हैरान थी और साथ ही बहुत घमंड में थी। और फिर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आ गया जब मैं रुखसत होकर अपने बड़े से ससुराल पहुंच गई थी। मेरी नंदों ने मुझे कमरे में बिठा दिया था। मैं बेड पर दुल्हन बनी बैठी थी। रात का तकरीबन 1 बज रहा था लेकिन मेरा पति अभी तक कमरे में नहीं आया था। ऐसे ही बहुत सारा वक्त गुजर गया। मैं तकरीबन पिछले 2 घंटे से अपने भारी लिहाज को पहने बैठी थी। सोने की कीमती जेवरात जो कुछ दिन पहले तक बहुत अच्छे लग रहे थे, अब उनके भारीपन से मेरी गर्दन में भी दर्द शुरू हो गया था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इन्हें नोच कर अपने शरीर से अलग कर दूं। पता नहीं मेरा पति कहाँ रह गया था। कई दफा मैंने सोचा कि उठकर अपने कपड़े बदल लूं, लेकिन बाहर की आवाज़ों और हंसी ने मुझे रोक रखा था क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा अरीब बाहर है और अपनी माँ बहनों के साथ हंसी मजाक कर रहा है। शादी की पहली रात थी। मेरे दिल में अपने पति को लेकर घबराहट थी। उसके इंतजार में मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए थे। कौन सी ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो नई नवेली दुल्हन को इतनी रात तक अकेला छोड़ देते हैं। उन्होंने तो मेरे दूल्हा को भी बाहर रख रखा था और इससे बढ़कर के अरीब इस बात का जिम्मेदार था जिसे ना तो मेरे इंतजार का एहसास था और ना ही मेरे जज्बात का। मैं सोच रही थी कि भला सीधे साधे नजर आने वाले लोग कितने शातिर हैं जो अपने बेटे को मेरे पास भी नहीं आने दे रहे हैं। मेरी मासूम शक्ल वाली नंदे बहुत मक्कार लग रही थी। मजीद 1 घंटे तक मैं इंतजार करती रही और उसके बाद जब दरवाजा खुला तो अरीब थका हुआ कमरे में आया और एक रस्म निभाने के तौर पर मुझसे कहने लगा, तुमने अभी तक यही कपड़े पहने हुए हैं, जाओ जाकर ये कपड़े चेंज करो और सो जाओ। अपने दूल्हा की इस बात पर मेरे दिल में एक आग सी लग गई थी। ना ही मेरी कोई तारीफ की गई थी और ना ही मुझे सराहा गया था, बल्कि इस तरह नजरअंदाज कर दिया गया कि मैं दंग रह गई थी। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। जो मुझे देखता वो पलक झपकना भूल जाता था। मेरे बाप ने न जाने कितने रिश्ते ठुकराए थे और फिर आखिर अरीब को काबिल समझकर मुझे रुखसत किया था, लेकिन वही अरीब मुझे खाक बराबर भी नहीं समझ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। मैं खामोशी से बिस्तर से उठी और अपने कपड़े बदल कर वापस अपने कमरे में आई तो अरीब अपनी जगह पर लेटा सो चुका था और मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने खिलाफ इस रवैये की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी। मैंने उससे बात करनी चाही लेकिन वो इस तरह आंखें बंद कर लेटा था कि मेरी हिम्मत ना हुई। मैं अपनी जगह पर लेट गई लेकिन आंखों में ढेर सारे आंसू आने लगे। मैंने इस शादी को लेकर कितने सपने सजा रखे थे। हर किसी ने मेरे सामने अरीब की बहुत ज्यादा तारीफ की थी कि वह बहुत नेक लड़का है। मुझे भी यही लगा था कि जो लड़का अपने माँ बाप का इतना खिदमत गुजार होगा वह बीवी के साथ भी अच्छा होगा। लेकिन शायद ये मेरी गलत फहमी थी क्योंकि अरीब ने पहली रात ही ये साबित कर दिया था कि वह सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की ही फर्मेबरदार है। सारी रात मैंने बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते गुजारी। मेरे जज्बात किसी पल चैन नहीं दे रहे थे। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा दुल्हा शादी की पहली रात मेरी तारीफ करता, मुझे अपने होने का यकीन दिलाता और मेरे जज्बात को अपनी मोहब्बत करता। अपने नसीब पर आते आते न जाने मुझे कब नींद आ गई और जब सुबह मेरी आँख खुली तो अरीब कमरे में मौजूद ही नहीं था। थोड़ी देर में दरवाज़ा खोला और मेरी ननंद कमरे में आई। आते ही उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगी, भाभी आधा दिन गुजर गया है,
आपके घर वाले भी आ चुके हैं और आप अभी तक सोई नहीं हैं। यह सुनकर मैं चौंक उठ गई और घड़ी पर नजर डाली तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकली, जहां मेरे अम्मा अब्बा मुझे लेने के लिए आए हुए थे। मेरी अपनी माँ मुझसे नाराज नजरों से देखी और आहिस्ता से मेरे कान में कहा, बुशरा, ये तेरे कैसे काम हैं? तूने तो हमारी तरबियत पर धब्बा लगा दिया है। ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे कि शादी के पहले दिन ही बहू ने दोपहर के 2 बजे उठकर बाहर आई है। अम्मा की बात सुनकर मैं खुद भी शर्मिंदा हो गई थी। वाकई में आज तक मैं कभी भी इतनी देर से नहीं उठी थी, लेकिन कल रात जागने की वजह से शायद मेरी आंख नहीं खुली थी। मेरी नज़र सामने खड़े अरीब पर पड़ी, जो मेरे बाप की बराबरी में फर्मबरदार सर झुकाए बैठा था। वो ऐसा बन रहा था उसे कोई नेक शरीफ इंसान कोई ना हो। उसके रात वाले रवैये का उसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था। उसे इस तरह मेरे सामने बैठा देखकर मेरे सारे जख्म ताज़ा हो गए थे। मैं अपने माँ बाप के साथ अपने घर आ गई तो हर कोई मुझसे अरीब के बारे में पूछ रहा था। मेरी सहेली तो मुझसे बार बार पूछे जा रही थी और इशारों में सवाल कर रही थी, और मैं शर्मिंदा से सर झुकाए बैठी थी। किसी को क्या बताती कि मेरे पति ने एक रात के वक्त अरीब मुझे घर लेने आए और मैं वापस आने ससुराल आ गई थी। मुझे लगा था शायद आज की रात वे हमारे दरमियान की दूरियों को मिटा देंगे, लेकिन मैं तो ससुराल पहुंचकर सबसे सलाम दुआ के बाद अपने कमरे में चली आई थी। मगर अरीब अपने माँ बहनों के साथ ही बाहर बैठे रह गए थे। एक बार फिर इंतजार का सिलसिला शुरू हो चुका था। मैं कभी बिस्तर पर बैठती तो कभी उठकर कमरे में टहलने लगती। ऐसे ही 2 बज गए थे और फिर 2:30 बजे के करीब कमरे में आया तो मुझे जागता हुआ देखकर हैरान रह गया। मैं शिकायती नजरों से उनकी तरफ देख रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। अपनी जगह पर इस तरह लेट गए थे कि जैसे कि मैं कमरे में मौजूद ही ना हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरा पति सारी दुनिया तो क्या अपने घर वालों को भी भूल जाएगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा सा साबित हो रहा था। वह अपनी माँ बहनों के साथ बैठकर ऐसे हंसी मजाक करता था कि जैसे कि मैं उसका इंतजार ही नहीं कर रही हूँ। हमारा वलीमा भी हो चुका था और ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे, लेकिन अरीब के रवैये में कोई भी बदलाव नहीं आया था। वह सिर्फ अपनी माँ बहनों को ही वक्त देना जानता था और उन्हीं का हर हुक्म मानता था। यहाँ तक कि मुझे दोनों नंदे और सास से नफरत होने लगी थी, जिन्हें अपने घर आई नई नवेली दुल्हन का भी एहसास नहीं था। मेरा रवैया खुद ब खुद घर में मौजूद हर शख्स के साथ बुरा हो गया था। ना ही मैं किसी के साथ बैठती थी और ना ही बातचीत करती थी। मेरी ननद बात भी करना चाहती तो मैं उनसे इसी तरह नजरअंदाज कर देती, जैसे उनकी वजह से अरीब मुझे कह रहा था। मैं उनके घर में कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकी थी और ना ही अरीब के दिल में। मैं शुरू से ही बहुत ही गुरूर वाली थी और मुझे यही लगता था कि ससुराल आने के बाद मैं बहुत आसानी से हर चीज को अपने कंट्रोल में कर लूंगी। लेकिन जब ऐसा कुछ भी ना हुआ तो मेरे मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया। मेरा रवैया दिन ब दिन खराब होता चला गया और मैं अरीब से भी दूर हो गई। उसके लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना बन चुकी थी, जिससे वह अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेता और बाकी पर नजर भी नहीं डालता। मेरे और इसके बीच दूरियां बढ़ गई थी और मुझे यकीन था ये सब कुछ मेरी सास और नंदों का किया धरा है। वह किस तरह अपने बेटे को उसके बीवी के करीब होते देख नहीं सकती थी और हमारी शादी को 1 साल हो गया और ना ही मेरी गोद हरी हुई थी और ना ही हमारे रिश्ते में कोई सुधार आया था। मैं कभी भी अपने माँ बाप से शिकायत करती तो मेरी माँ मुझे समझाने बैठ जाती कि तुम्हें अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सब्र और बर्दाश्त की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अपनी माँ की ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आता था कि वो अपने दामाद को समझने के बजाय मुझे समझाती। मेरे लिए ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक बोझ बन चुका था, क्योंकि मैं जब भी अरीब से बात करने की कोशिश करती वे या तो मेरी बात सुनते ही नहीं थे या सुनकर अनसुनी कर देते थे। जब दिल चाहता मुझे वक्त देते और जब उनका मूड ना होता तो कमरे से बाहर निकल जाते। मैं उनके हाथों का खिलौना थी जिसे वे अपनी मर्जी से खेला करते थे। ऐसे में सबसे दूर होकर अपने मोबाइल फोन के साथ जुड़ गई थी और हर वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगी। मैं फेसबुक खोल कर बैठी तो घंटों ऐसे ही गुजर जाते। ऐसे ही ग्रुप से ग्रुप में घूमते हुए मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। उन्हीं दोस्त में से एक खास दोस्त बन गया था जिसका नाम कबीर था। उससे बात करते करते दिन कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। घर के कामकाज पहले भी नहीं करती थी और ना ही अपनी सास और नंदों से बात करना पसंद करती थी, लेकिन अब तो मैंने कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। कबीर जब भी ऑनलाइन नजर आता मैं उससे बातें करने में मसरूफ हो जाती। उसके और मेरा मिजाज तकरीबन मिलता जुलता था। वह मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करता था। उसका खूबसूरत लहजा और मीठी बातें मेरा दिल चुरा लेते थे।
अब वह मुझे अपने काबिल नजर आने लगा था। मैं जब भी अरीब से उसकी तुलना करती तो मुझे वह कबीर के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे और मेरे दिल में कबीर के लिए जज्बात निकलने लगे थे। अरीब मुझे तवज्जो नहीं देता था तो मैंने भी उस पर नजर नहीं डालती थी। वह भी अपना ज्यादा वक्त अपनी माँ बहनों के साथ ही गुजार देता था और आखिरी में तशवीर लाता था। कबीर और मेरी बातचीत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते रात के वक्त तक पहुंच गया और अब तो मैं रात के वक्त चुपके से अपने कमरे से निकलकर लॉन में चली जाती और फेसबुक पर कबीर के साथ बातें करने में मसरूफ रहती। अरीब तो कमरे में गहरी नींद सोता रहता था। उन्हें मेरी इस हरकत का हरगिज भी पता नहीं था। पिछले कुछ दिनों से कबीर मुझसे तस्वीर मांगने लगे थे। कबीर में मुझसे कहता कि वीडियो कॉल पर आओ और कभी कहता अपनी कोई तस्वीर भेजो। लेकिन सच तो ये था कि मुझे ये सब कुछ करते हुए डर लग रहा था। मैं शादीशुदा थी और अरीब के होते हुए मैं गैर मर्द के साथ बातें कर रही थी। इसलिए ना ही मैंने कबीर को कभी अपनी तस्वीर भेजी थी और ना ही वीडियो कॉल पर बात की थी। वह तो मुझसे शादी करना चाहता था और बार बार कह रहा था कि जब तक तुम अपनी तस्वीर नहीं दोगी तब तक मैं अपने घर वालों से शादी की बात कैसे करूंगा। मैंने उसे आज तक नहीं बताया था कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। वह मुझे एक कुंवारी लड़की समझता था। वह जब भी मुझसे शादी या तस्वीर की बात करता तो मैं उसे अपनी बातों में उलझा दिया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझे अचानक अरीब के रवैये में तब्दीली महसूस होने लगी। उनका मिजाज पहले से बहुत नरम हो गया था। वे मुझसे ठीक ठाक तरीके से बात करने लगे थे। ये बात मुझे बहुत हैरानी में डाल रही थी और फिर एक रात अचानक अरीब मेरे पास आए और मेरे कदमों में बैठ गए। मैं परेशान और हैरान थी, उन्हें देख रही थी और फिर अरीब ने एक ऐसी बात कही जो मेरे होश ही उड़ गए। वे कह रहे थे कि अगर तुम मेरी मोहब्बत चाहती हो तो अपनी एक कीमती चीज़ दे दो। शादी के एक पूरे साल बाद अरीब मुझे अपनी मोहब्बत देने की बात कर रहे थे, लेकिन वे बदले में मुझसे क्या चाहते थे ये मैं समझ नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने अरीब से कहा कि आपको मुझसे क्या चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी ऐसी कीमती चीज़ नहीं है जिसकी आपकी ज़रूरत हो। अरीब मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जो तुम ही मुझे दे सकती हो और वह तुम्हारी इजाज़त है दूसरी शादी की। वह मुझसे मेरा हक मांग रहे थे जो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं दे सकती थी। अरीब कह रहे थे कि वे दूसरी शादी करना चाहते हैं और उसके लिए वे मेरी इजाज़त ले रहे हैं। वे मुझसे दूसरी शादी का हक मांग रहे हैं। अरीब की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं कैसे उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे सकती थी। वे कह रहे थे कि अगर मैंने अपनी खुशी से दूसरी शादी की इजाज़त दे दी तो वे मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के रंग बिखेर देंगे और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। वह किसी लड़की से बहुत मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। ये जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मेरे पति की जिंदगी में कोई दूसरी औरत मौजूद थी। मेरा हुस्न और मेरी खूबसूरती उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी और अगर आज भी वे मेरे कदमों में आकर बैठे थे तो अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी की खातिर। वे मुझसे इसलिए इजाज़त के तलबगार थे क्योंकि उनकी माँ ने साफ अल्फाजों में कह दिया था कि जब तक बुशरा इजाज़त नहीं देगी वे अरीब की दूसरी शादी नहीं करवाएंगे। अरीब की इस बात से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। ये सच था कि मैं उन्हें नज़रअंदाज कर रही थी और ये रिश्ता मुझे बोझ लगने लगा था, लेकिन फिर भी मैं अपने पति की जिंदगी में दूसरी औरत का वजूद तसव्वुर नहीं कर सकती थी। अरीब के इस रवैये ने मेरा दिल पूरे तरीके से चकनाचूर कर दिया था। अरीब मेरे कदमों में बैठे मेरी इजाज़त का इंतज़ार कर रहे थे और मैं फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी और फिर काफ़ी देर बाद मैंने टूटे फूटे लहजे में कहा, मुझे बताओ वे लड़की कौन है? वे मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है जिसने आपको इस तरह अपना बना लिया है कि आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर अरीब धीरे से मुस्कुराए और कहने लगे, मोहब्बत रंग रूप और खूबसूरती देखकर नहीं की जाती, ये तो दिल से होती है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ शायद वह तुम्हारी तरह खूबसूरत ना हो, लेकिन उसकी बातें बहुत खूबसूरत हैं और उसकी बातों ने ही मुझे अपना बना लिया है। अरीब के लफ्ज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह कबीर जैसी बातें कर रहे थे, उससे भी मुझसे बिना देखे मोहब्बत हो गई थी और वह भी मुझसे शादी का ख्वाहिश कर रहा था, लेकिन मुझे अपने उस रिश्ते के पास था जिस रिश्ते से मुझे मेरे माँ बाप ने बांधा था। इसलिए मैंने कबीर को ना तो अपनी तस्वीर दिखाई थी और ना ही कभी शादी के बारे में सोचा था। लेकिन अरीब मर्द था, वे बहुत आसानी से अपने जज्बातों का इजहार कर रहे थे। मैंने रोते हुए अरीब से कहा कि वह दूसरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मैं उनकी जिंदगी में दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अरीब कहने लगे, वह मेरी जैसी गरूर वाली लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजारा कर सकते हैं जिससे अपने सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। अरीब की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। वो मुस्कुरा कर कहने लगे कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें मेरे दोनों बहनें और अम्मा बिल्कुल पसंद नहीं है।
तुम तो शादी से पहले ही उन दोनों से जान छुड़ाने के ख्वाब देखा करती थी। अगर मैं शादी की पहली रात ही तुम्हें तुम्हारा हक आसानी से दे देता, तुम कुछ ही दिनों में मेरी माँ बहनों को इस घर से बाहर निकाल सकती थी। इसलिए मैं तुम्हारे कभी पास ना आया, क्योंकि मुझे डर था कि जिस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई उस दिन तुम मुझे अपने रिश्तों से दूर कर दोगी। अरीब बातों से मैं हक्का बक्का रह गई थी। वे मेरी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ थे और मेरी नीयत की वजह से आज तक मेरा रिश्ता संभल नहीं पाया था। उनकी और मेरी और दुई की वजह कोई और लड़की नहीं बल्कि मेरा खराब रवैया था, और उसे खराब नीयत की वजह से कोई दूसरी लड़की उनके दिल में जगह कर चुकी थी। अरीब की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे एहसास हो रहा था कि मैं किस तरह गलत थी। मैं अरीब के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। आज मैंने अपना गुरूर सब एक तरफ रख दिया था, क्योंकि मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती थी। अरीब एक वाकई अच्छे इंसान थे। ये तो मेरे नियत का फितूर था जो हमारे रिश्ते को खराब कर रहा था। अरीब ने मुझे माफ़ कर दिया और आहिस्ता से कहने लगे कि उन्हें मोहब्बत हो गई है और पहली बार उन्हें किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत की है, इसलिए वे दूसरी शादी करना चाहते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि एक दफ़ा मुझे इस लड़की से मिलवा तो दे, अरीब ने बताया कि वह लड़की मुझे फेसबुक पर उनकी दोस्त बनी है और अभी तक उन्होंने उसकी तस्वीर भी नहीं देखी। अरीब ने जब ऐसे कहा और अपनी फेसबुक आईडी दिखाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर कबीर नाम का जगमगा रहा था। मैंने हकलाते हुए अरीब से कहा कि आपकी आईडी कबीर के नाम से क्यों है? तो अरीब बताने लगे कि मुझे कबीर नाम बहुत पसंद है और कभी आगे जाकर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम भी कबीर ही रखूंगा, और ये आईडी बनाते हुए भी इसलिए मैंने उसी का नाम इस्तेमाल किया था। कबीर की आईडी और उस पर लगी एक बच्चे की तस्वीर देखकर मैं अच्छी तरह पहचान गई थी कि और कोई नहीं बल्कि वही शख्स है जिससे मैं दिन रात बातें करने में लगी हूँ और जो मेरी हर बात को गौर से सुनता है। इत्तेफाक से मैं भी जो आईडी इस्तेमाल कर रही थी वह मेरी नहीं, मेरी छोटी बहन की थी, और इसलिए अरीब भी असली नाम से नावाकिफ थे। जिस तरह से मैं अरीब की आईडी देखकर मेरी जुबान को ताला लग गया था, मैं जान गई थी कि वह जिस लड़की से मोहब्बत के दावेदार हैं वह भी मैं ही हूँ और उनकी बीवी भी मैं ही हूँ। मैंने उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे दी, लेकिन उनसे वादा लिया कि वह कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे मुंह से मोहब्बत का इकरार सुनकर अरीब हैरान हो गए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके घर और घर वालों को दिल से अपना लूँगी, और फिर रात में मैंने खामोशी से अपनी आईडी खोलकर मैंने उन्हें एक मैसेज भेज दिया कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर चुके हैं और मैं आइंदा कभी उनसे कोई बात नहीं करूँगी, और साथ ही मैंने अपने अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। अगली सुबह अरीब शायद वे मैसेज पढ़ चुके थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। वे मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि अब वे दूसरी शादी नहीं करेंगे बल्कि मेरी मोहब्बत को दिल से कबूल कर लेंगे। एक कभी अरसे के बाद हम दोनों का रिश्ता सही रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन उसके लिए मैंने ये सच छुपाया था कि मैं वही लड़की हूँ जो रात के 1 बजे तक उनसे बात करती थी, क्योंकि इस तरह से मैं अपने पति की नज़रों में गिर जाती और वे मुझे बदकिरदार समझने लगते। लेकिन वह भी यही कर रहे थे, लेकिन मैं उसी रास्ते पर उन्हें लाने वाली में नहीं थी। अगर मैं शादी से पहले ही उनके घर वालों को अपना लेती तो वो मुझे शादी की पहली रात ही अपना बना लेते, और आज हमारी शादी को 2 साल होने वाले हैं। मेरा रिश्ता एक खूबसूरत मंजिल तक पहुंच चुका है, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। हम लड़कियां बहुत नादान होती है जो ये तसव्वुर करती है कि शादी के बाद हम सास और नंदों को घर से निकाल कर पति के दिल पर राज कर लेंगे। हमें ये याद क्यों नहीं रहता कि जिस तरह दरख्त अपने जड़ों के बगैर खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए कोई भी रिश्ता अपने बुनियादी रिश्तों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सास और नंदों के घर से निकाल कर पति के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती, लेकिन उनकी थोड़ी सी खिदमत और फर्माबरदारी कर पति के दिल में घर किया जा सकता है। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या किसी एक रिश्ते को जीतने के लिए बाकी रिश्ते को काटना जरूरी है, या सभी रिश्तों को इज्जत और गुर्बत के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना आसान है? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।